हेलो एवरीवन, कैसे सारे। मैं आपकी गाइडर, आपकी एडुकेटर मोनिका, आप सबका स्वागत करती हूँ काइजन क्लासेस के साथ। तो जैसा आप सब लोग जानते हैं, हम यूके पीसीएस जो अभी 29 जून को होने वाला है उसके लिए एक पूरी सीरीज लेके आ रहे हैं। तो आज हम इसमें मैथ्स का जो चैप्टर करने जा रहे हैं उसका नाम है रेशो। रेशो यानी कि अनुपात। सबसे पहले चीज ये समझो कि रेशो होता क्या है। देखो, रेशो दो चीजों का एक, जैसे ये होता है, जैसे ए रेशो बी लिख रही हूँ, यानी कि ये सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म में होता है। अगर बेसिक भाषा में कहा जाए तो हम इसमें क्या करते हैं, दो संख्याओं की आपस में तुलना करते हैं। ए की बी से तुलना करते हैं या बी की ए से तुलना करते हैं। ये क्या होता है, रेशो होता है। दूसरी बात जो हमें दिमाग में रखनी है वो ये रखनी है कि देखो, जैसे मैं लिख दूं 2 4, तो इसका जो सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म होगा, मैं अब एक चीज और याद रखना दिमाग में कि 2 भी एक ही नंबर से कटेगा, 4 भी एक ही नंबर से। ऐसा नहीं मैंने 2 को 2 से काट दिया, 4 को 4 से काट दिया, ऐसा नहीं होगा। अगर मैं इसको 2 से डिवाइड करूंगी तो इसको भी मुझे सिर्फ 2 से ही डिवाइड करना पड़ेगा। इसमें क्या होता है, तराजू वाला सिस्टम होता है कि अगर इसको 2 से डिवाइड किया तो इसको भी 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। इसको अगर 4 से डिवाइड किया तो इसको भी 4 से डिवाइड करना पड़ेगा। मतलब जो आप यहाँ मेथड यूज करोगे वो दूसरे में भी यूज करना जरूरी है। पहली चीज समझ में आ गई आप सबके। दूसरी चीज समझो, देखो रेशियो सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म होता है, मतलब एक ऐसी फॉर्म जिसके बाद वो नंबर कट नहीं सकता। ये कट सकता है, किससे कट सकता है, ये 2 से, ये भी 2 से, यानी 2 1 कम 2, 2 2 4। तो ये है इसका रियल में रेशियो 1:2। ठीक है, तो ये इस तरीके से चीजें होती हैं। यहां तक आई होप आप लोग समझ गए होंगे। अब रेशियो में क्या क्या कंडीशंस बनती है, किस किस तरीके से हम उसे सॉल्व करते हैं, ये क्वेश्चन के तरीके से ही देखते हैं। ठीक है, देखो पहला क्वेश्चन देखो। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि a by b equals to 5/8 then find the value of 11/14 यानी 11/14 प्लस b माइनस a प्लस b प्लस a की वैल्यू क्या होगी। एक चीज और दिमाग में रखना, जब भी हम बात करते हैं a by b इक्वल्स टू, यहाँ पे दे रखा है 5/8। अब ये चीज आपकी सिर्फ यहाँ काम नहीं आएगी, प्रॉफिट एंड लॉस में भी ये चीजें काम आएंगी, डिस्काउंट में भी काम आएंगी। ठीक है, बहुत सारे चैप्टर्स हैं जो इस चीज को करते हैं। ठीक है, माना जाता है जिनमें। हमेशा एक चीज याद रखना, जब भी ऐसी कंडीशन बने, कैसी कंडीशन, ऐसी कंडीशन a by b इक्वल्स टू 5/8, तो याद रखना a की वैल्यू जो उसके सामने होगी वो होगी, b की वैल्यू जो उसके सामने है वो होगी। यानी a की वैल्यू जो उसके सामने है वो है, b की वैल्यू जो उसके सामने लिखा हुआ है वो नंबर है। समझ आया। ऊपर वाले की वैल्यू ऊपर वाली होगी, नीचे वाले की वैल्यू हमेशा नीचे वाली होगी। आई होप यहाँ तक चीजें समझ गए होंगे। अगर समझ गए हो तो बताओ कि अब a की वैल्यू कितनी हुई, यानी a की वैल्यू हमारी हो गई है 5 और b की वैल्यू हमारी हो गई है 8। अब हमें जब a और b की वैल्यू पता लग गई है, क्या हम इसको आराम से सॉल्व कर सकते हैं? यस मैम, हम इसको कर सकते हैं। इसके बाद ये क्या है, एक नॉर्मल फ्रैक्शन का सवाल बन जाता है, जब हम क्या कर देते हैं, a और b की वैल्यू निकाल देते हैं। ठीक है, तो चलो a और b की वैल्यू रखते हुए अब यहाँ पे इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। यहां तक चीजें समझ में आई। हमेशा याद रखना, ऊपर वाले की वैल्यू ऊपर वाली होती है, नीचे वाले की वैल्यू नीचे वाली ही होती है। बेसिक क्वेश्चन है, देखो क्या करेंगे, 11/14 है प्लस b की वैल्यू कितनी है 8, लिख लिया, माइनस a की वैल्यू कितनी है 5, सेम 8 और 5। जो चीज, जो सिंबल वहां पे था वो यहाँ पे यूज किया, सेम चीजें, कुछ भी इसमें चेंज नहीं है। देखो तो क्या हो जाएगा, 11/14 प्लस 8 में से 5 कम करोगे 3 बचेगा और यहाँ कितना हो जाएगा 13। अब ये नॉर्मल फ्रैक्शन आ गया है। ठीक है, इसका एलसीएम लोगे, एलसीएम कितना आएगा, जब 14 को 13 से मल्टीप्लाई करोगे तो कौन सा नंबर बनेगा, 182, और यहाँ पे आपका नंबर बन जाएगा 143 प्लस हो जाएगा 42। जब इसको टोटल करोगे तो आपका क्या नंबर बन जाएगा, 158 और 182, यानी 185/182, यानी ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। यहाँ तक सबकी समझ में चीजें आ गई हैं। देखो समझने लायक इसमें सिर्फ एक चीज है, a और b की वैल्यू फाइंड करना। अगर एक बार a और b की वैल्यू फाइंड कर दी तो ये नॉर्मल फ्रैक्शन है जिसे सॉल्व करना है। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सबसे पहले इसको देखते हैं। देखो क्वेश्चन क्या था,
ठीक है, ये चीजें हैं, हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। थोड़ी देर पहले ही समझाया है, ऊपर वाले की वैल्यू ऊपर वाली होती है, नीचे वाले की वैल्यू नीचे वाली होती है। अब इसमें कंफ्यूजन कहाँ पे होगी कि वहां पे सिर्फ एक नंबर था, यहाँ पे लगातार 2 3 है। तो क्या आप लोग बताओ, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ? चीजों को समझना, देखो a बाई बी इक्वल्स टू 2/3 लिख सकती हूँ, क्योंकि a बाई बी भी तो 2/3 के बराबर है। सेम मैं लिख सकती हूँ c बाई डी इक्वल्स टू 2/3, क्या मैं ये भी लिख सकती हूँ? उसके बाद क्या मैं ये लिख सकती हूँ e बाई एफ इक्वल्स टू 2/3? बात तो एक ही है, क्योंकि ये सारे आपस में बराबर हैं। और किसके बराबर है? 2/3 के बराबर है। यानी मुझे a की वैल्यू मिल गई। a की वैल्यू कितनी है? अब यहाँ पे वैल्यूज देखो, a की वैल्यू कितनी आई? 2। c की वैल्यू कितनी आई? 2। e की वैल्यू कितनी आई? 2, क्योंकि ऊपर वाले की वैल्यू हमेशा ऊपर वाली होती है, अभी समझाया था। b की वैल्यू कितनी आएगी? 3। d की वैल्यू कितनी आएगी? 3। और f की वैल्यू कितनी आएगी? 3। अब बस आराम से इसमें हम रख सकते हैं वैल्यूज को और हमारा आंसर आ जाएगा। चलो अब इसमें हम वैल्यू पुट आउट करके देखते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या होगा, मैं यहाँ पे 2 लिख दूं। a की वैल्यू कितनी है? यानी 2 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू 2 का स्क्वायर, यही तो कर रहे हैं। इन सब की वैल्यूज रखते हुए चल रहे हो, ठीक है। फिर ये हो जाएगा 2 इंटू 3 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 3 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू 3 का स्क्वायर। अब इसके 2 तरीके हैं, या तो इसको नॉर्मली सॉल्व करो, मतलब 2 इंटू 4 करो, माइनस 3 इंटू 4 करो, 4 इंटू 4 करो, ऐसे करके हुए इसे सॉल्व आराम से कर सकते हैं। लेकिन इसमें अगर हम एक बेसिक सी चीज देखें, इस ऊपर वाले में कॉमन क्या है? कौन सा ऐसा नंबर है जो कॉमन है? मैम इसमें 2 स्क्वायर कॉमन है, बचा क्या? इसमें बच रखा है 2 माइनस 3 प्लस 4, यही तो बच गया, क्योंकि 2 स्क्वायर सबसे मल्टीप्लाई हो रहा था। नीचे देखो, अगर नीचे देखो तो इसमें कॉमन क्या है? 3 स्क्वायर 3 स्क्वायर 3 स्क्वायर, इसका भी कॉमन ले लूं तो क्या हो जाएगा? 2 माइनस 3 प्लस 4। एक चीज हमेशा याद रखना, मैथ्स का एक रूल है कि अगर आप आगे बढ़ रहे हो तो पिछले स्टेप से अगला स्टेप आना चाहिए। अगर मैं इस 2 स्क्वायर को अंदर मल्टीप्लाई करूंगी तो सेम चीज आ जाएगी जो हम अभी तक कर रहे थे, इससे ये कट जाएगा, यानी हमारा आंसर क्या आ गया? 4/9, यानी कि हमारा रेशियो क्या हो जाएगा? 4:9। ये हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर, यानी ए इज द राइट आंसर। यहां तक चीजें समझ में आई? किसी भी तरीके का अगर डाउट होता है तो क्या करना है? कमेंट करना है, ताकि अगली क्लास में मैं उस डाउट को क्लियर कर सकूं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक गांव में साक्षर और निरक्षर लोगों का अनुपात 8:9 है, ठीक है जी। अगर गांव में साक्षर लोग 256 है और निरक्षर लोगों की संख्या क्या होगी? साक्षर का मतलब होता है लिटरेट पर्सन, निरक्षर का मतलब होता है इलिटरेट पर्सन। यानी साक्षर मतलब पढ़े लिखे लोग, निरक्षर मतलब जिन्हें पढ़ना लिखना नहीं आता है। यानी इसमें लिटरेट पीपल और इलिटरेट पीपल की बात की जा रही है। आगे बढ़ते हैं, देखो इसमें क्या हो रहा है कि अगर मैं लिटरेट और इलिटरेट लिखूंगी तो कंफ्यूजन हो जाएगा। लिटरेट इलिटरेट, हिंदी में लिख रही हूं साक्षर और इसको कहते हैं निरक्षर, हिंदी इंग्लिश दोनों में लिख रही, ठीक है। क्वेश्चन में इनका रेशियो क्या दे रखा है? देखो 8:9, 8:9। साक्षर लोग क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितने हैं? अगर मैं क्वेश्चन में देखूं तो हमारे पास साक्षर लोग कितने हैं? 8 पॉइंट, और निरक्षर लोग कितने हैं? 9 पॉइंट। लेकिन क्वेश्चन क्या कह रहा है? मेरे पास तो जी 256 साक्षर लोग हैं, यानी पढ़े लिखे लोग तो 256 है सिर्फ, और यहाँ 8 पॉइंट्स हैं, यानी कि कहीं ना कहीं ये जो 8 पॉइंट्स हैं ये अपने आप में 256 के बराबर है। यहां तक चीजें समझ में आई? क्योंकि एक ही गांव है, चीजें तो बराबर होंगी ना। अगर उस गांव में साक्षर निरक्षर लोग समान ही तो होंगे, बस फर्क कितना है? रेशियो में उसने 8 पॉइंट बता दिया। स्टार्टिंग में ही बताया था कि रेशियो सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म होती है, यानी ये काट फाट के यहाँ तक पहुंचा होगा। एक नंबर ऐसा जरूर होगा जो दोनों में कॉमन होगा,
ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, 8 पॉइंट इसकी वैल्यू है, रियल में इसकी वैल्यू 256 है, यानी कि हमारे 1 पॉइंट की वैल्यू आराम से निकल जाएगी। 1 पॉइंट की वैल्यू ये यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा 256 बाई 8, तो कितना हो जाएगा, देखो 1 पॉइंट की वैल्यू हमारी निकल आएगी यहाँ से, ठीक है। तो कितना हो जाएगा ये हमारा हो जाएगा आपका 24 8 2 16, ठीक है। ये हमारा हो गया 32 पॉइंट्स। यहाँ तक चीजें समझ में आई, 8 से इसको डिवाइड किया सीधे। और फिर हमारे पास इलिटरेट पीपल्स की संख्या कितनी है, 9, यानी कि 32 इंटू 9 कर दोगे, 9 दूनी 18, 9 3 27 और 1 28, यानी हमारा आंसर कितना आ गया। हमें इलिटरेट ही तो बताने थे ना कि गांव में निरक्षर लोग कितने हैं, निरक्षर लोग कितने हैं, तो जी निरक्षर लोग होंगे 288, डी इज द राइट आंसर। अब इसको बिना पेन उठाए भी सॉल्व किया जा सकता था, ठीक है। मैथ में एक टर्म आती है जिसका नाम होता है डिजिटल सम, ठीक है। चीजों को समझो, 9 एक ऐसा नंबर है, 9 एक ऐसा नंबर है जिसको किसी से भी मल्टीप्लाई कर दो, उसका डिजिटल सम हमेशा 9 ही आता है, ठीक है। चाहे देखो 9 दूनी 18 हो या 9 9 81 हो, क्या होता है, इसको भी जोड़ोगे 9 आएगा, इसको भी 9 आएगा, 72 का 9 होता है, 36 का 9 होता है। 9 की टेबल में कहीं भी चले जाओ, अगर उनके नंबर्स को आपस में ऐड करोगे तो वो हमेशा 9 ही देता है। इसको करने का दूसरा तरीका क्या था कि यहाँ पे मुझे पता है कि इलिटरेट लोग सिर्फ 9 है, 9 पॉइंट है, तो मेरे 1 पॉइंट की जो भी वैल्यू आएगी वो 9 से ही तो मल्टीप्लाई होगी। और मुझे पता है कि कोई भी नंबर अगर 9 से मल्टीप्लाई होता है उसका डिजिटल सम 9 ही होने वाला है। तो फिर बस देखो, हम इसको वैसे भी सॉल्व कर दें, 8 और 2 10, 10 और 8 18, 18 का डिजिटल सम कितना होता है, 9। हमें यहाँ से बस देखना था कि किसका डिजिटल सम 9 है, हमारा आंसर उससे भी आ जाता। पर ये डिजिटल सम वाली ट्रिक कब दिमाग में बैठेगी, जब लगातार प्रैक्टिस करते रहोगे, तभी दिमाग में आएगा यार कि 9 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसका डिजिटल सम 9 आएगा, 9 किसका डिजिटल सम है, तुरंत इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई डाउट, किसी भी तरीके का अगर कोई डाउट होता है तो क्या करना है, कमेंट करके बताना है। अगला क्वेश्चन देखो, क्या कह रहा है, जीव विज्ञान और अंग्रेजी में रमेश के कुल अंक 150 है, यानी कि उसने क्या किया, बायोलॉजी और इंग्लिश में टोटल कितने नंबर मिले हो उसको, 150। यदि जीव विज्ञान के अंक अंग्रेजी के प्राप्त अंकों का 3/2 है, यानी कि बायोलॉजी के जो नंबर्स हैं वो इंग्लिश के 3/2 नंबर्स के इक्वल है। यहाँ तक चीजें समझ में आए, मैं कुछ नहीं कर रही हूँ। जैसा एक चीज हमेशा दिमाग में याद रखना कि जब भी क्वेश्चन करो तो जो क्वेश्चन कह रहा है बस उस चीज को फॉलो करते हुए चलो। उसने कहा कि बायोलॉजी और इंग्लिश के टोटल नंबर 150 हैं, तो ठीक है, मैंने उसको बस लैंग्वेज में लिख दिया है। उसने कहा बायोलॉजी इंग्लिश का 3/2 है, ठीक है, मैंने वो चीज लिख दी बस। अब यहाँ पे देखो, ये अगर यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ आके क्या हो जाएगा, इसका डिवाइड हो जाएगा। ये हमेशा जब भी इक्वल टू के उल्टी डायरेक्शन में आता है, अगर यहाँ पे मल्टीप्लाई है तो यहाँ आके क्या हो जाएगा, वो डिवाइड हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 3/2। अब अगर मैं इसको रेशियो फॉर्म में लिखूं तो क्या हो जाएगा, बायोलॉजी और इंग्लिश का रेशियो क्या हो गया, 3:2। यहाँ तक ये समझ में आ रही है। अब वो क्या कह रहा है कि जीव विज्ञान में टोटल नंबर कितने हैं। यहाँ एक चीज नोट करो, यहाँ पे उसने टोटल कितने मार्क्स गेन किए हैं, 3 पॉइंट इसमें लिए हैं और 2 पॉइंट्स इसमें लिए हैं, यही तो है। देखो, उसने बायोलॉजी में 3 पॉइंट गेन किए हैं और इंग्लिश में 2 पॉइंट गेन किए हैं, जबकि रियलिटी में उसके कितने नंबर है, 150 नंबर है टोटल, यानी कि इन दोनों का टोटल कितना है, 5 पॉइंट, और यहाँ जबकि रियल में उनका टोटल कितना है, 150, यानी कि ये जो 5 पॉइंट है कहीं ना कहीं 150 के इक्वल है। अगर ये 150 150 के इक्वल है तो यानी कि 1 पॉइंट की वैल्यू यहां से निकल आएगी, तो 1 पॉइंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 150/5, यानी 1 पॉइंट की वैल्यू क्या आ गई, 30। अगर 1 पॉइंट की वैल्यू 30 है तो उसने क्या पूछा है कि बायोलॉजी में उसके कितने नंबर हैं, यानी बायोलॉजी में वो कितने नंबर लाया था, तो बायोलॉजी में उसके 3 पॉइंट थे, 3 पॉइंट ही तो नंबर थे। 1 पॉइंट की वैल्यू अगर 3 है,
एक पॉइंट की वैल्यू अगर 3 है तो 3 पॉइंट्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 × 30 यानी कि 90। समझ में आया? यानी उसके कितने नंबर है, 90 नंबर है। कौन सा आंसर, बी इज द राइट आंसर। यहां तक चीज समझ में आई? आई होप आप लोग यहां तक समझ गए होंगे। चलो आगे बढ़ते हैं और आगे के क्वेश्चन देखते हैं। अब इसमें एक नया कॉन्सेप्ट है, ये है हमारी इनकम या जो सैलरी बेस वाली चीजें होती है वो। क्या कह रहा है कि कोई है, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि एक्स और वाई की मासिक आय का अनुपात यानी जो उनकी इनकम का रेशो है वो कितना है, 4:3। क्या है, इनकी इनकम का रेशो है, किसका, एक्स का और वाई का। ठीक है, उनकी मासिक व्यय का अनुपात यानी वो जो उनका खर्चा है, ठीक है, वो कितना है, 3:2। और प्रत्येक महीने उनकी बचत यानी सेविंग्स कितनी है, 6,000 रुपीज। ये चीज क्वेश्चन कह रहा है। ठीक है, तो हमें बताना है कि उनकी मासिक आय क्या होगी। पहली बात तो ये, किसी भी इंसान की जो सैलरी होती है उसमें से जब खर्चा माइनस करते हो तभी बचत आती है। एग्जाम्पल के लिए ले लो, अगर मेरी सैलरी 100 रुपये है, ठीक है, और उसमें से मैं 80 रुपये खर्च कर देती हूँ, तो जो बचे हुए 20 रुपये हैं वो मेरी क्या है, बचत, यानी जिसको मैं क्या कहती हूँ, सेविंग्स। यही तो चीज है। यानी कि अगर मैं 100 रुपये महीना का कमा रही हूँ और उसमें से 80 रुपया खर्च कर रही हूँ अपने कमरे के किराए पे या बिजली पे, कपड़ों पे, तो मैं बचा कितना रही हूँ, 20 रुपये। यहाँ पे मुझे रुपये मैंने दे के उसने किस में दे दिया है, रेशो में। मेरी सैलरी 4 पॉइंट्स है, ठीक है, मेरी सैलरी 4 पॉइंट्स है और मैं खर्चा कितना कर रही हूँ, 3 पॉइंट। अगर मैं 4 कमा रही हूँ, 3 खत्म कर रही हूँ, तो मेरे पास बच कितना रहा है, 1 पॉइंट। एक ही पॉइंट तो बच रहा है। यहाँ पे देखो ना, मैं कमा 4 रही हूँ और खर्चा 3 का कर रही हूँ, या यहाँ पे भी देखो कमा 3 रही हूँ, खर्चा 2 का कर रही हूँ। एक्स क्या कर रहा है, 4 कमा रहा है, 3 का खर्चा कर रहा है। सेम चीज वाई भी कर रहा है, 3 कमा रहा है और 2 का खर्चा कर रहा है। यानी कि बचा कितना रहे हैं, 1 पॉइंट। एक ही तो पॉइंट बचा रहा है, यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, और उस 1 पॉइंट की वैल्यू कितनी है, 6000। जब मेरे पास 1 पॉइंट की वैल्यू है तो उसने कहा उनकी मासिक आय क्या होगी। देखो यहाँ पे अगर वो अलग अलग पूछता तो मैं अलग अलग निकालती। उसने कहा उनकी का क्या मतलब है कि x प्लस वाई, यानी कि दोनों इंसानों के टोटल कितनी क्या होगी, सैलरी होगी। तो इनकी यहाँ पे टोटल कितनी सैलरी है, 7 पॉइंट। अगर मेरे 1 पॉइंट की वैल्यू 6000 है, ठीक है, तो 7 पॉइंट्स की कितनी हो जाएगी, 6 × 7, तो कितना हो जाएगा, 642। ठीक है, यानी कि कितना हो गया, बी इज द राइट आंसर। यानी वो कितना कमा रहे हैं, 42,000 रुपये कमा रहे हैं दोनों मिलके। आगे बढ़ते हैं। ये आपका क्वेश्चन था यूपीएससी 2017 का। ठीक है, क्योंकि अब चीजें बढ़ रही हैं तो उसी हिसाब से चीजें चल रही हैं। देखो सेम क्वेश्चन ये भी है, पर इसमें देखो उस क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में डिफरेंस क्या है। उसमें उस क्वेश्चन ने पूछा था कि उनकी मतलब सैलरी कितनी होगी या इनकम कितनी होगी, तो हमें दोनों का टोटल बताना था। यहाँ ऑप्शन से ही पता चल रहा है कि दोनों की अलग अलग सैलरी बतानी होगी। क्वेश्चन पढ़ो क्या कह रहा है कि रीना और शालू की मासिक आय यानी कि उनकी जो इनकम है 4:3 में है, और उनका जो व्यय है यानी वो जो खर्चा करते हैं वो कितना है, 3:2 में है, और उनकी बचत कितनी है, 6000। सेम क्वेश्चन है। देखो अब क्या है, रीना और शालू, रीना है और शालू है। ठीक है, पहले ऊपर लिख देते हैं, ये रीना है और ये शालू है। इनकी सैलरी या फिर इनकम कितनी है, 4:3, और इनका खर्चा कितना है, 3:2। ठीक है, अब यहाँ पे देखो इन 4 पॉइंट, 3 पॉइंट, 3 पॉइंट। ठीक है, यानी एक चीज समझो, यहाँ पे रीना अगर 4 पॉइंट कमा रही है तो 3 पॉइंट का खर्चा कर रही है, शालू अगर 3 पॉइंट कमा रही है तो 2 पॉइंट का खर्चा कर रही है, तो बचा कितना रहे हैं वो, सिर्फ 1 पॉइंट। तो उस 1 पॉइंट की वैल्यू कितनी दे रखी है उसने, 6000।
सिंपल। अब अगर वो पूछे उनकी सैलरी कितनी है, तो रीना की सैलरी कितनी है 4 पॉइंट, शालू की सैलरी कितनी है 3 पॉइंट, आराम से निकल जाएगा। अगर वो पूछे खर्चा कितना है, तो रीना का खर्चा है 3 पॉइंट और शालू का खर्चा है 2 पॉइंट। ठीक है, 1 पॉइंट की वैल्यू हमें ऑलरेडी मिल गई है। यहाँ पे क्या पूछा था उसने कि उनके मासिक आय क्या होगी, यानी उनकी जो सैलरी है वो कितनी होगी, तो उनकी आय क्या थी 4 पॉइंट एंड 3 पॉइंट, यानी 4 × 6000। ठीक है, और दूसरी का हो जाएगा 3 × 6000, यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये तो है 18, ठीक है, यानी 24,000 और 18,000। देखो किसकी है, ए इज द राइट आंसर। 24,000 और 18,000 क्या हो जाएगी, उनकी सैलरी हो जाएगी। ठीक है,